हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनस्पोकन डिजायर्स। मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं सैरोजूत का एपिसोड नंबर 22। उसी समय तनु कमरे के दरवाजे पर आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैम, मैं आप सबके लिए ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट कर देती हूँ। जेनी ने उसकी बात काटते हुए तुरंत कहा, ओह प्लीज तनु, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, ये बात मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त भी तो हूँ, तो प्लीज अब अपने उस सीक्रेटरी मोड से बाहर आओ। तनु ने झेंपते हुए हल्का सा सिर झुकाया, फिर उसकी आंखों में एक गहरी कृतज्ञता चमक उठी। यार जेनी, तुझे पता है ना, जब मैं तुझे मैम कहती हूँ तो ये सिर्फ आदत नहीं है, ये मेरे लिए उस एहसान की याद है जो तूने मुझ पर किया है। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। अगर तू मुझे उस वक्त हाथ न देती तो शायद आज भी मैं किसी के घर में बर्तन मांज रही होती या फिर सड़कों पर धक्के खा रही होती। तूने ही मुझे इस दुनिया में हिस्सा दी, एक अच्छा काम दिया और सबसे बढ़कर अपनी दोस्ती दी। तनु की आंखें थोड़ी नम हो गईं, पर होंठों पर अब भी हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान जिसमें अपने अतीत का दर्द और वर्तमान की कृतज्ञता दोनों मिल गए थे। जेनी ने तनु को हल्के हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। यहाँ आओ। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में हल्का सा रुतबा भी। तनु चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई, लेकिन बैठते ही जेनी ने बिना घुमाए फिराए सीधे कहा, तनु, दोबारा मेरे सामने ये फालतू की भावुक बातें मत करना, समझी? उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे कोई आदेश दे रही हो, और तनु को अच्छे से पता था, जब जेनी इस टोन में बोलती है तो बहस करने का मतलब अपना ही नुकसान है। जेनी ने आगे झुकते हुए कहा, और हाँ, अब पूरे इंडिया को पता चल जाना चाहिए कि आर इंटरनेशनल की ओनर यहाँ आ चुकी है। कोई मुझसे अनजान न रहे। इतना कहते ही उसने तुरंत अपना फोन निकाला, कुछ सर्च किया और स्क्रीन तनु के सामने कर दी। तनु ने एक नजर फोन पर डाली और फिर बस हल्का सा सिर हिला दिया। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जेनी क्या चाहती है। ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि एक पावर का शो था। तनु के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके दिल में एक बात साफ थी, जेनी जैसी औरत से दोस्ती निभाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके हर कदम में एक खेल छुपा होता है। जेनी ने तनु की तरफ आधी निगाह डालते हुए आंखों से हल्का सा इशारा किया। वो इशारा जिसे समझने के लिए तनु को किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। जेनी ने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, तुम सब समझ ही गई हो ना कि तुम्हें अब क्या करना है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो सबसे पहले किसी को एक ऐसा झटका दिया जाए जो वो कभी भूल न पाए। उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन शातिर मुस्कान थी, जैसे कोई खिलाड़ी पहली चाल फेंकने ही वाला हो। तनु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यू आर राइट। वैसे भी जब मैदान में उतर ही गए हैं तो पीछे हटना तो नामुमकिन है। ये सुनकर जेनी का चेहरा और सख्त हो गया। वो धीरे धीरे सोफे से उठी और लंबे कदमों से चलते हुए ग्लास विंडो के सामने जाकर खड़ी हो गई। बाहर से पूरा शहर उसकी नजरों के सामने था। नीचे गाड़ियों की लाइट्स, हॉर्न की आवाजें और भीड़ भाड़ में भागते लोग। जेनी ने हल्के से कांच को छुआ, जैसे शहर को अपने इशारों पर नचाने का इरादा रखती हो। उसकी आंखों में वो ठंडी लेकिन आत्मविश्वास से भरी चमक थी, मानो वो सोच रही हो, ये शहर अभी मुझे नहीं जानता, लेकिन जल्द ही
हर कोई मेरा नाम सुनेगा। वो अपनी गहरी ठहरी हुई निगाहों से नीचे जमीन को देखते हुए कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी सांसों में हल्की सी थरथराहट थी, जैसे दिल में उबलते हुए शब्दों को रोक रही हो। फिर धीमे लेकिन बेहद ठोस अंदाज में बोली, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी आवाज में एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जो सीधा दिल के आर पार चली जाए। क्योंकि अब मैं उस रास्ते पर चल चुकी हूँ जहाँ से वापस लौटना मेरे लिए मरने से भी मुश्किल है। उसने एक गहरी सांस ली, होंठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी की परत अब भी चमक रही थी। और हाँ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे खेल बहुत हो गए मेरे साथ, अब बारी मेरी है। वो एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई, लेकिन असर बिजली की तरह था। नाउ लेट दी गेम्स बिगिन। उधर दूसरी तरफ रुद्रवीर की कार उसकी कंपनी के सामने आकर धीरे से रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, वो तेज आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ इमारत की ओर बढ़ा। उसके जूतों की ठक ठक संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी खामोशी उतर रही थी। कुछ ही मिनटों में वो अपने केबिन के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर जाकर भारी सा सांस छोड़ते हुए चेयर पर बैठ गया। पर बैठते ही उसका ध्यान अचानक विला के सामने आई उस कार पर अटक गया। ना जाने क्यों उस कार से उसे एक अनजाना सा एहसास हो रहा था, जैसे वहाँ सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कोई कहानी खड़ी थी, कोई रहस्य जो उसकी ओर खींच रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और पलक झपकते ही वही कार उसके सामने थी। पर इस बार उस कार के शीशों के पीछे से हल्की सी धुंध उठ रही थी और उस धुंध के बीच एक धुंधली सी परछाई उभरने लगी। उसके दिल की धड़कन अनायास तेज हो गई, जैसे किसी अनदेखे सच ने उसकी रूह को छू लिया हो। उस अजीब सी वाइब को महसूस करते ही रुद्रवीर ने अचानक झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी सांस हल्की हल्की तेज हो चुकी थी, होंठों पर बुदबुदाहट जैसे अपने आप निकल गई। ये क्या था? आखिर कौन था उस कार में? क्या मैं उसे जानता हूँ? उसके माथे पर हल्की सी सिलवटें पड़ गईं। दिल और दिमाग के बीच जैसे कोई रस्साकशी चल रही थी। नहीं, मैं बेवजह सोच रहा हूँ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीतर का बेचैन हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं था। उसके मन में वो धुंधली परछाई बार बार घूम रही थी और उस परत के पीछे छुपी आंखें जो जैसे सीधा उसके दिल तक पहुंच गई हों। फिर अचानक उसके सीने में एक पुराना दर्द चुभ गया, वही एहसास, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे 5 साल पहले उसके साथ होने पर महसूस हुआ था। उस याद का नाम लेते ही उसकी उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। वो चेयर पर बैठा हुआ गहरी सोच और कसक में डूबा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। रुद्रवीर ने अपनी ठंडी पर अधिकार भरी आवाज में कहा, कम इन। दरवाजा धीरे से खुला और उसका असिस्टेंट फाइल्स हाथ में लिए अंदर आया। उसने हल्की घबराहट के साथ कहा, बॉस, आपको एक जरूरी खबर देनी थी। रुद्रवीर ने भौहें हल्की सिकोड़ते हुए तेज लहजे में कहा, हाँ बोलो, क्या खबर है? असिस्टेंट ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, बॉस, आज आर इंटरनेशनल कंपनी की ओनर इंडिया पहुंची हैं। ये सुनते ही रुद्रवीर की आंखों में एक हल्का सा अचरज और बेचैनी तैर गई। उसकी आवाज में हैरानी और शक दोनों थे। क्या? लेकिन वो तो यहाँ रहती भी नहीं है ना? असिस्टेंट ने बिना कुछ कहे सीधे केबिन के कोने में लगे एलईडी को ऑन कर दिया। स्क्रीन पर एक न्यूज चैनल चल रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, आर इंटरनेशनल कंपनी की हेड, जिनकी पहचान हमेशा से एक रहस्य रही है, आज इंडिया पहुंच चुकी हैं।
एयरपोर्ट पर उनकी झलक पाने के लिए मीडिया और बिजनेस वर्ल्ड दोनों में खलबली मच गई है। रुद्रवीर की नजर स्क्रीन पर जमी रह गई। कैमरे के फ्लैश में एक स्टाइलिश मगर रहस्यमयी औरत की धुंधली तस्वीर दिखी और उसका दिल जैसे एक पल को थमसा गया। रुद्रवीर की नजरें स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा था। न्यूज के हर फ्रेम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी, मानो हर बीतते सेकंड के साथ उसके अंदर कोई पुराना तूफान फिर से जाग रहा हो। स्क्रीन पर दिख रही लड़की, उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक, होंठों पर वो हल्की सी मुस्कान, सब कुछ रुद्रवीर को अजीब सी बेचैनी दे रहा था। उसके सीने में एक अनकहा बोझ सा भरने लगा। उसने गहरी थकी हुई सांस ली और मन ही मन खुद से बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों इस अजनबी को देखते ही दिल में इतना हलचल मच रही है? क्या मैं इस लड़की को जानता हूँ? उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसने अपनी उंगलियों को कसकर चेयर के आर्मरेस्ट पर दबाया, जैसे खुद को किसी अदृश्य खिंचाव से रोकने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, मैं इससे कभी नहीं मिला। फिर क्यों मुझे लग रहा है जैसे ये मेरे अतीत के किसी भूले हुए हिस्से की परछाई हो और मैं इसे बहुत करीब से, बहुत गहराई से जानता हूँ। स्क्रीन पर कैमरा उस लड़की के चेहरे के और पास आया और रुद्रवीर की सांस एक पल के लिए रुक गई। असिस्टेंट ने हल्की सी झिझक और उत्सुकता भरी नजरों से रुद्रवीर की तरफ देखा, मानो वो उनकी मनोदशा को टटोल रहा हो। धीरे से बोला, बॉस, अगर आप कहें तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स कर दूं? एक बार अगर आप दोनों आमने सामने मिल गए तो शायद साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर कुछ बड़ा कर पाएंगे। रुद्रवीर ने कुछ सेकंड उसे बिना पलक झपकाए देखा। उसकी नजर में वो वही ठहराव था जिसमें फैसले का वजन छुपा हो। होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, ओके, मीटिंग फिक्स करो। ये सुनते ही असिस्टेंट के चेहरे पर हल्की सी राहत और जोश एक साथ तैर गया। उसने तेजी से सिर हिलाया, जैसे अभी के अभी सब कर देने का वादा हो, और फाइल अपने हाथ में संभालते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। बाहर जाते समय उसके कदमों में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे उसे पता हो कुछ बड़ा होने वाला है। रुद्रवीर की नजरें अब भी उसी एलईडी स्क्रीन पर जमी हुई थी, जैसे उसकी आंखें उसमें कैद हो गई हों। स्क्रीन पर चल रही खबरें हर सेकंड उसके सीने में किसी पत्थर की तरह गिर रही थी। उसकी गहरी ठंडी निगाहें बिना पलक झपकाए हर तस्वीर, हर शब्द को पी रही थी, लेकिन भीतर कहीं बेचैनी उफान मार रही थी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, सांसें जैसे भारी पड़ने लगी। एक झटके में उसने रिमोट उठाया, उंगलियों में हल्का सा कंपन था और गुस्से व डर के मिले जुले एहसास के साथ एलईडी को बंद कर दिया। कमरे में अचानक फैली खामोशी ने उस पर और बोझ डाल दिया, जैसे सचमुच सारी आवाजें दबकर उसके भीतर घुस गई हों। वहीं दूसरी तरफ मायरा तेज कदमों से अवी के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने हैंडल घुमाया, लेकिन वो अंदर से लॉक था। मायरा की भौहें तन गईं। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। अवी, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में बेचैनी और गुस्से का मिश्रण था। अंदर अवी दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था, दोनों घुटनों को सीने से लगाकर, जैसे दरवाजे के उस पार खड़ी मायरा कोई तूफान हो जिसे वो रोक नहीं सकता। उसकी सांसें छोटी छोटी हो रही थी, हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। वो मायरा की आवाज से कांप उठा। डर की वजह से उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। मायरा ने फिर जोर से चीखा, मैंने कहा दरवाजा खोलो, वरना खुद तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। और याद रखना, अगर एक बार मैं अंदर आ गई तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके हर शब्द में धमकी का जहर था और हर चोट के साथ दरवाजा हल्का हल्का कांप रहा था।
मानो किसी भी पल बंदिशें टूटकर वो कमरा डर और गुस्से के तूफान में डूब जाएगा। अभी ने जैसे ही मायरा की धमकी सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मायरा तेज कदमों से अंदर घुसी। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। बिना एक पल गवाए उसने अभी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अभी का चेहरा झटके से एक तरफ मुड़ गया, आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह घर से भागने की? मायरा चीखी। उसकी सांसें तेज थी, आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्से का जहर घुला था। तुमने खुद को समझ क्या रखा है? कितनी बार बोला है घर में रहा करो? ये कहते हुए उसने उसकी पीठ पर एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। हर वार के साथ अभी का शरीर हल्का हल्का आगे झटक रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई और आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। कमरे में सिर्फ मायरा की डांट, थप्पड़ों की आवाज और अभी की सिसकियां गूंज रही थी। हर पल माहौल और भारी होता जा रहा था, मानो दीवारें भी इस टकराव की गवाह बन गई हों। अभी चुप था, एकदम खामोश, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो कांपते हुए अपने हाथ जोड़कर मायरा से रहम की भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में डर, लाचारी और दर्द एक साथ भरा हुआ था। लेकिन वो बिल्कुल चुप था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे कि किसी का भी दिल पिघल जाए। लेकिन मायरा के गुस्से पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में आग और सांसों में उबाल। वो लगातार अभी पर हाथ उठाती रही। हर थप्पड़, हर वार के साथ अभी का शरीर थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता जा रहा था। कमरे में सिर्फ थप्पड़ों की तेज आवाज, अभी की दबती हुई सिसकियां और मायरा की भारी सांसें गूंज रही थी। काफी देर बाद मायरा ने आखिर हाथ रोकते हुए ठंडी लेकिन धमकी भरी आवाज में कहा, अब अगर दोबारा यहाँ से जाने की गलती भी की तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। और हाँ, आज तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जब दिन भर भूखे रहोगे तब समझ आ जाएगा कि मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या होता है। इतना कहकर वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई और पीछे बस अभी की टूटी हुई सिसकियां और कमरे की भारी खामोशी रह गई, मानो दीवारें भी उस दर्द को अपने भीतर समेट चुकी हों। अभी वहीं बेड के कोने पर सिकुड़कर बैठ गया। उसके छोटे छोटे कंधे रोने से लगातार हिल रहे थे और गले से निकलती सिसकियां कमरे की खामोशी में चुभ रही थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो उसके भीतर जमा हुआ सारा दर्द अब बह निकल रहा हो। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बार बार आंखें पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू इतने थे कि हर बार और ज्यादा छलक आते। उसके होंठ कांप रहे थे। वो अपने मन ही मन बुदबुदाया, वो आंटी कितनी अच्छी थी, और ये मेरी मम्मा नहीं हो सकती। ये तो बिल्कुल भी मेरी मम्मा नहीं है। बहुत गंदी है ये, बहुत बुरी। उसके दिल में प्यार से ज्यादा चोट और नाराजगी भर चुकी थी। हर शब्द उसके भीतर की मासूम दुनिया को और तोड़ रहा था। वो अपने ही छोटे छोटे हथेलियों से चेहरा ढककर चुपचाप फूट फूट कर रोता रहा, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई जिसे मम्मा कहना चाहिए वो उसके साथ ऐसा कर सकती है। वहीं मायरा कमरे से बाहर निकली, चेहरा अब भी गुस्से से तना हुआ था, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी नए मकसद की आग जल उठी हो। उसने जल्दी से टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और नंबर मिलाया। कुछ ही रिंग के बाद कॉल रिसीव हुई। मायरा ने होठों पर हल्की सी बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, सुना है इस बार भी चैरिटी फंक्शन होने वाला है, और हर बार की तरह
इस बार भी मुझे बेस्ट चैरिटी वुमन का अवार्ड चाहिए। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, लेकिन मायरा की आंखों में झुंझलाहट आ गई। उसकी आवाज सख्त हो गई। हाँ, मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन ये अवार्ड मुझे हर हाल में चाहिए। इसके लिए चाहे जितने भी पैसे देने पड़े। तुम उस कंपनी को खरीद लो, रिश्वत दो, कुछ भी करो, मुझे बस अवार्ड चाहिए। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे दुनिया की हर चीज उसके पैसों के आगे झुक सकती हो। फोन पकड़े उसकी उंगलियां हल्का हल्का टेबल पर थपथपा रही थीं, मानो वो अपने मन में पहले से ही जीत का जश्न मना रही हो। दूसरी तरफ कोई और नहीं, बल्कि मायरा का वफादार असिस्टेंट था। उसने बिना एक पल गवाए आत्मविश्वास से कहा, ओके मैम, आपका काम हो जाएगा। मैं खुद जाकर उस चैरिटी अवार्ड को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम से बात करता हूँ। ये सुनते ही मायरा के होंठों पर एक धीमी मगर चालाक मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई, मानो जीत पहले से उसकी मुट्ठी में हो। उसने बिना देर किए कॉल काट दी और आईने में खुद को देखते हुए एक तिरछी स्माइल के साथ बुदबुदाई, इस बार भी जीत मेरी ही होगी। चैरिटी फंक्शन का अवार्ड सिर्फ मेरा होगा। वो अपने ही ख्यालों में डूबी, धीरे धीरे आगे बढ़ी और मन ही मन बोली, और रुद्रवीर, हाँ, उसके दिल में अपनी जगह पक्की कर लूंगी। वैसे भी उसे मेरा चैरिटी करना बहुत पसंद है। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास और योजना का पक्का इरादा था कि लगता था जैसे दुनिया का कोई भी अवार्ड या इंसान उसकी पहुंच और पैसों से बाहर नहीं। असल में मायरा हर बार रुद्रवीर से चैरिटी के नाम पर मोटी रकम लेती थी, लेकिन सच ये था, उन पैसों का एक भी रुपया असली चैरिटी में नहीं जाता था। वो सारा पैसा मायरा अपने शौक, ऐशो आराम और दिखावे पर उड़ा देती थी। उसके दिमाग में एक ही डर हर वक्त खटकता रहता था, अगर इस बार मुझे अवार्ड नहीं मिला तो कहीं रुद्रवीर को शक न हो जाए। यही वजह थी कि वो हर साल चैरिटी फंक्शन के हेड को मोटी रकम देकर बेस्ट चैरिटी वुमन का अवार्ड अपने नाम कर लेती थी। जब जब रुद्रवीर उस अवार्ड को उसके हाथ में देखता, उसकी आंखों में गर्व की चमक आ जाती। वो मायरा पर और भी ज्यादा भरोसा करने लगता और बिना सवाल किए अगली बार भी उसे उतने ही पैसे दे देता। मायरा के लिए ये एक खेल था, पैसों का खेल, झूठ का खेल और रुद्रवीर के भरोसे का खेल। एक ऐसा खेल जिसमें वो हमेशा जीतना चाहती थी, भले ही उसके लिए उसे कितनी भी गंदी चाल क्यों न चलनी पड़े। कॉल खत्म होते ही मायरा के होंठों पर एक धीमी मगर खतरनाक मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी, मानो उसने जीत को पहले ही अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। आईने में खुद को देखते हुए वो उसी मुस्कान के साथ बुदबुदाई, आई नो, इस बार भी चैरिटी फंक्शन मेरी जीत के नाम होगा। उसकी नजरें और आवाज धीरे धीरे और गहरी होती गईं। और अगर इस बार मैं जीत गई तो फिर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी कि रुद्रवीर सिर्फ मेरा हो जाए, उससे शादी कर लूं, क्योंकि अब मैं और रुद्रवीर से दूर नहीं रह सकती। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, मानो ये ख्वाहिश अब उसके लिए किसी प्यास की तरह हो जिसे बुझाना जरूरी है। मुझे हर हाल में रुद्रवीर को अपना बनाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कैसी भी चाल क्यों न चलनी पड़े। उस पल उसके चेहरे पर मासूमियत का कोई निशान नहीं था, सिर्फ महत्वाकांक्षा, लालच और एक खतरनाक इरादा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर आखिरी वार करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उसी समय मायरा का फोन अचानक बजने लगा। तेज रिंगटोन ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। उसने लापरवाही से फोन की तरफ देखा, लेकिन स्क्रीन पर फ्लैश होते नंबर को देखते ही उसकी भौं हल्की सी उठ गई। बिना एक सेकंड गवाए उसने कॉल रिसीव की।
दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी मगर हल्की सी थकी हुई आवाज आई। मायरा, बेटा कहाँ हो तुम? ये उसकी माँ की आवाज थी जिसमें एक अजीब सी उम्मीद और चिंता घुली हुई थी। मायरा ने ठंडी, लगभग बेजान लहजे में जवाब दिया, आपको पता है ना मैं अभी कहाँ रहती हूँ। उसके शब्दों में कोई अपनापन नहीं था, जैसे बात सिर्फ औपचारिकता हो। फोन के दूसरी तरफ हल्की सी खामोशी छाई। फिर उसकी माँ ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम वहां हो तो अच्छी बात है। तो आज तुम घर पर आ जाओ, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया है। इस एक वाक्य में एक अनकहा भाव था, मानो माँ चाह रही हो कि बेटी आए, लेकिन डर रही हो कि वो मना न कर दे। उधर मायरा की आंखों में हल्की सी बेचैनी और झुंझलाहट एक साथ उभरी, जैसे उसे इस बुलावे के पीछे की वजह पर शक हो। फोन पर माँ की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मायरा ने भौहें चढ़ाते हुए जल्दी से जवाब दिया, पर मॉम, मैं अभी बिजी हूँ। आपको पता है, अगर मैं ऐसे अचानक चली गई तो वो गुस्सा हो जाएगा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट और झुंझलाहट का मिलाजुला रंग था। दूसरी तरफ से माँ ने एक पल रुककर कहा, अभी तुम्हारे ग्रैंड मॉम और ग्रैंड फादर आने वाले हैं। ये सुनते ही मायरा की आंखों में हैरानी चमक उठी। क्या? सच में? उसकी आवाज अचानक नरम पड़ गई, जैसे किसी पुराने रिश्ते की याद ने उसे छू लिया हो। हाँ बेटा, माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आ रही हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मायरा के होठों पर एक हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान आई। ओके मॉम, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शाम को घर आ जाऊं। उसकी आवाज में इस बार पहले जैसी ठंडक नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा अपनापन झलक रहा था। ठीक है बेटा, माँ ने राहत की सांस लेते हुए कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फोन कटते ही मायरा कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रही। उसके चेहरे पर अब भी वो हल्की मुस्कान थी, मानो दादा दादी का नाम सुनकर उसके भीतर कहीं छुपी एक पुरानी नरमी थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई हो। आखिर इस खामोशी के पीछे छुपा सच क्या है, ये जानने के लिए सुनते रहिए शैडो ट्रुथ का अगला एपिसोड, जहां पर्दा उठेगा उस राज से जो सब कुछ बदल देगा।